द हेग का मशहूर पीस पैलेस, तारीख है 4 मई 2026। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर का माहौल बिल्कुल तनावपूर्ण है। एक ऐसी शांति जिसमें बहुत बड़ा तूफान छुपा हो। आज के इस विश्लेषण में हम किसी आम सीमा विवाद की बात नहीं करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं एक सदियों पुराने अत्यंत जटिल टकराव की, जो 1899 के आर्बिट्रल अवार्ड से जुड़ा है, गयाना बनाम वेनेजुएला। आइए सीधे इस ऐतिहासिक सुनवाई के केंद्र में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर इस कमरे में चल क्या रहा है और अंतर्राष्ट्रीय कानून की दुनिया इस पर इतनी बारीक नजर क्यों रखे हुए हैं। सबसे पहले एक आंकड़े पर गौर करते हैं। 70%। एक पल के लिए सोचिए जरा, आईसीजे में किसी मामूली बॉर्डर लाइन पर बहस नहीं हो रही है। गयाना के मुताबिक उनके देश का 70% संप्रभु क्षेत्र इस वक्त दांव पर लगा हुआ है। अपना 70% हिस्सा खोने का डर, ये संख्या अपने आप में इस विवाद की गंभीरता को पूरी तरह से बयान कर देती है। और ठीक यही डर गयाना के विदेश मंत्री माननीय ह्यू हिल्टन टॉड के शुरुआती बयान में साफ झलकता है। द ग्रेट हॉल ऑफ जस्टिस में खड़े होकर उन्होंने बहुत ही सटीक और प्रभावशाली शब्दों में कहा था, ये मामला गयाना के अस्तित्व का सवाल है। खैर, जब बात अस्तित्व पर आ जाए, जब देश के लोगों, उनके इतिहास और पर्यावरण का भविष्य आधार में हो, तो कानूनी बहस सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहती। तो आखिर ये 70% जमीन है कितनी? 1,07,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। इस आकार को ध्यान में रखिए। इस्किबो नदी के नाम पर रचा गया ये विशाल क्षेत्र इस पूरे झगड़े की जड़ है। गयाना का साफ कहना है कि इस हिस्से के बिना उनके देश का वजूद पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहेगा। ये नंबर्स आपस में मिलकर इस भौगोलिक टकराव को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाते हैं। लेकिन इन सब गर्मागर्म दलीलों और तनाव के बीच अदालत की शुरुआत बहुत ही शांत और औपचारिक ढंग से हुई। आईसीजे के अध्यक्ष जज इवासावा ने सुनवाई शुरू होने से पहले आईसीजे के पूर्व अध्यक्ष ले जज स्टीवन श्वेबल को एक श्रद्धांजलि दी। जज श्वेबल ने 1981 से 2000 तक अपनी सेवाएं दी थीं। 1 मिनट का मौन रखा गया। ये ऐसी प्रथाएं हैं जो इस विशाल अंतर्राष्ट्रीय अदालत की परंपरा और गौरव को दर्शाती हैं। तो आइए समझते हैं इस मुख्य मामले तक का सफर आखिर कैसा रहा। ये जो 2026 की मेरिट्स यानी मूल तत्वों की सुनवाई है, ये कोई रातों रात सामने नहीं आई है। इसके पीछे पूरे 8 साल की थका देने वाली कानूनी प्रक्रिया है। मार्च 2018 में पहला आवेदन दर्ज हुआ। वेनेजुएला ने तुरंत आपत्ति उठाई और कहा कि आईसीजे को तो इस मामले में सुनवाई का हक ही नहीं है, पर अदालत ने धीरे धीरे इन आपत्तियों को खारिज किया। 2020 में अपना जुरिस्डिक्शन मान्य किया, फिर 2023 में मामले की एडमिसिबिलिटी पर मोहर लगाई, और जब हालात बिगड़ने लगे तो दिसंबर 2023 में अस्थायी उपाय यानी प्रोविजनल मेजर्स लागू कर दिए। ये एक लंबा स्टेप बाय स्टेप रास्ता था। 18 दिसंबर 2020 का दिन इस पूरे टाइमलाइन में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। यही वो दिन था जब अदालत ने औपचारिक रूप से ऐलान किया कि हाँ, उनके पास गयाना के आवेदन पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र है। इसी एक निर्णय ने तय कर दिया था कि वेनेजुएला की शुरुआती कोशिशें खारिज हो चुकी हैं और ये मामला वापस नहीं जाएगा। आइए अब वापस उस मूल विवाद की तरफ चलते हैं जो 1899 के आर्बिट्रल अवार्ड से जुड़ा है, क्योंकि पूरी कहानी इस एक सदियों पुरानी संधि पर टिकी है जिसे दी 1899 आर्बिट्रल अवार्ड कहते हैं। गयाना की दलील बहुत सीधी है। उनका कहना है कि भाई, ये 1899 का फैसला कोई जल्दबाजी में लिया गया छोटा मोटा निर्णय नहीं था। 5 टॉप लेवल के जूरिस्ट्स ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया था। सोचिए, 5000 पन्नों के सबूत, 3 महीने तक चलने वाली सुनवाई, लगभग 200 घंटे के 54 कानूनी सत्र। ये एक बेहद रिगरस प्रोसेस था और गयाना के हिसाब से इतनी ठोस प्रक्रिया के बाद आए फैसले को आज चुनौती देना बिल्कुल बेबुनियाद है। इसके बाद गयाना एक और सॉलिड पॉइंट रखता है। उनका दावा है कि 1899 के फैसले के बाद वेनेजुएला ने खुद 1905 से लेकर 1962 तक, यानी पूरे 60 साल तक इस सीमा को औपचारिक रूप से माना। 6 दशकों तक सब ठीक था। वेनेजुएला के नक्शों, कानूनों, सब जगह यही सीमा थी। तो गयाना का यही सवाल है कि जब 60 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो अचानक से इसे एक बड़ा क्षेत्रीय विवाद क्यों बना दिया गया। अब बात करते हैं हाल ही के वर्षों की, यानी अस्थायी उपायों की अवहेलना की। तो लेट 2023 और 2025 के बीच जियोपॉलिटिकल तनाव एकदम पीक पर था।
आईसीजे ने अस्थायी उपाय लागू किए थे ताकि फैसला आने तक शांति बनी रहे। लेकिन गयाना ने अदालत में जो विवरण दिया उसके मुताबिक वेनेजुएला ने उन आदेशों को पूरी तरह अनदेखा किया। उन्होंने एक सीक्वेंस बताया। पहले वेनेजुएला ने जनता का समर्थन जुटाने के लिए एक राष्ट्रीय जनमत संग्रह आयोजित किया, फिर नए कार्यकारी आदेश आए और आखिर में इस हिस्से को वेनेजुएला में जोड़ने के लिए प्रॉपर राष्ट्रीय कानून ही पारित कर दिया। गयाना इसे सीधे तौर पर अदालत की तौहीन बताता है। और ये सिर्फ कागजी कानून नहीं था, जमीन पर जो हो रहा था वो और भी संगीन था। गयाना ने बताया कि सीमा पर सैन्य जमावड़ा बढ़ गया, नए एयरफील्ड्स बन गए, भारी हथियार तैनात हो गए। और इस खतरे की वजह से क्या हुआ? विदेशी निवेश आना रुक गया और क्षेत्रीय सुरक्षा दबाव में आ गई। यानी ये टकराव अब किसी अदालत की बहस से निकलकर सीधे आम जिंदगी और देश की आर्थिक स्थिति पर भारी पड़ रहा था। इन हालातों में गयाना की कानूनी रणनीति क्या है, आइए देखते हैं। अदालत के अंदर गुयाना बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ उतरा है। उन्होंने एक अनुभवी कानूनी ड्रीम टीम उतारी। प्रोफेसर पियर डे आर्जेंट जुरिस्डिक्शन के मुद्दों को संभालेंगे। मिस्टर पॉल राइकलर 1897 की संधि को कानूनी तौर पर वैध साबित करेंगे। प्रोफेसर एलन पेलेट 1899 के अवार्ड को बाध्यकारी बताएंगे और प्रोफेसर फिलिप सैंड्स उस एक डॉक्यूमेंट को ध्वस्त करेंगे जिसे मैलेट प्रेवेस्ट मेमोरेंडम कहते हैं, जिसके दम पर वेनेजुएला ने शुरू में अवार्ड को चुनौती दी थी। ये एकदम सटीक चारों तरफ से कानूनी हमला है। और देखिए, बात यहाँ खत्म नहीं होती। इस केस को हर एंगल से कवर किया गया है। एम्बेसडर स्ट्रीट एसिक्विबो की ज्योग्राफी और उसकी मूल्यवान संसाधनों पर बात करेंगी। एजेंट ग्रीनिज इसके इतिहास पर रोशनी डालेंगे। प्रोफेसर ओरल उन 60 सालों की पोल खोलेंगी जब वेनेजुएला ने इस संधि का शांति से अनुपालन किया था। और आखिर में मिस्टर क्रेवन बताएंगे कि किस तरह हाल ही में आईसीजे के आदेशों का उल्लंघन किया गया है। इनका केस हर दिशा से मजबूती से खड़ा किया गया है। आखिर में इन सारी बहस और तथ्यों को देखने के बाद हमारे और आपके दिमाग में एक बहुत ही गहरा सवाल आना लाजमी है। एक ऐसी स्थिति में जहां किसी देश का वजूद ही दांव पर हो, वहां अंतर्राष्ट्रीय कानून की असली ताकत क्या होती है? खैर, सोचने वाली बात यह है कि एक वैश्विक अदालत सदियों पुराने विवाद पर अपना फैसला जमीन पर आखिर कैसे लागू करवाएगी, खासकर तब जब एक पक्ष ऑलरेडी उस क्षेत्र को अपना बनाने का कानून पारित कर चुका हो। ये मुकदमा सिर्फ 2 देशों के बीच का नहीं है, ये पूरे ग्लोबल लीगल सिस्टम का टेस्ट है। आपको क्या लगता है? इसी सोचनीय सवाल के साथ हम इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।